हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ना है। देखिए, हम जो भी सिस्टम पढ़ते हैं ना, उसके आगे डिसऑर्डर्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके आगे डिसऑर्डर्स होते हैं, अल्सर होता है, डायरिया वगैरह होते हैं और कॉन्स्टिपेशंस होते हैं। इसी तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके भी आगे डिसऑर्डर्स होते हैं। अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फीसीमा हो गया या लंग कैंसर वगैरह हो गया। इसी तरह अब हमने इम्यून सिस्टम पढ़ा है तो इम्यून सिस्टम के भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली क्या चीज़ है? ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी आपका इम्यून सिस्टम किसी ऐसी चीज़ को एंटीजन समझ के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनवाना स्टार्ट कर दे जो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। इसमें एलर्जीज़ वगैरह भी आती हैं, इसमें कुछ फ्री एंटीजन्स भी आती हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होती है, लेकिन बॉडी ओवर एक्सेजुरेट कर जाती है और उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बनवा देती है। और इसका नुकसान ये होता है कि एंटीजन के साथ साथ बॉडी के जो यूज़फुल टिश्यूज़ होते हैं उनको भी नुकसान पहुँचता है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली क्या चीज़ है? ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी आपकी बॉडी के अंदर कुछ एलर्जेंस वगैरह चले गए, डस्ट पार्टिकल्स चले गए, उनके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बनवा दी। स्मोक चला गया, उनके खिलाफ परफ्यूम चला गया, उनके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बनवा दी। और वो एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ साथ बॉडी के सेल्स को भी नुकसान पहुँचा रही है। तो ये चीज़ हाइपर सेंसिटिविटी कहलाती है। तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसके फर्दर 4 टाइप्स होती है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इन चारों पे इंशाल्लाह हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये ओवरऑल कंपल्सिव वीडियो है जिसमें हम चारों का ओवरव्यू लेंगे। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो इसे एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी या एटोपिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ये बिल्कुल अस्थमा की तरह होती है। जिस तरह अस्थमा होता है ना बंदे को, अस्थमा में बंदे को एलर्जी हो जाती है डस्ट पार्टिकल से, पोलन ग्रेन से, परफ्यूम से। अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा है उसे परफ्यूम से एलर्जी है, अगर वो वाला परफ्यूम उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो फ़ौरन उसे सांस बंद होना स्टार्ट हो जाता है, तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मछली से होती है, किसी को पीनट से होती है और किसी को दूध से एलर्जी होती है, यानी दूध वगैरह पी लेते हैं तो फ़ौरन उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। कोई पीनट्स वगैरह खा लेते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं या एटोपिक रिएक्शंस होते हैं। एटोपिक रिएक्शंस का मतलब ये है कि आपके साथ जो ख़ानदानी चलते हुए आ रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अब हम इसमें ये पढ़ते हैं कि यार कैसे मूंगफली से, कैसे मछली से, कैसे दूध से बंदे को एलर्जी हो सकती है और कैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं, वो हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर पढ़ते हैं। जो पहली 3 हाइपर सेंसिटिविटीज़ होती है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए इन्हें एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। लेकिन लास्ट में सिर्फ टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए उसे सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है ना, उसमें स्पेसिफिकली IgE एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती है। मैच सेल्स होते हैं, मैच सेल के ऊपर ये IgE एंटीबॉडीज़ जाके चिपकी हुई होती हैं। तो जो भी एंटीजन आता है तो वो 2 एंटीजन आपस में क्रॉस लिंक करते हैं और उसके बाद अपना एलर्जिक रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इंतहाई डेंजरस है और इमीडिएट रिस्पॉन्स देती है। यानी मिसाल के तौर पे अस्थमा का पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट को जिस चीज़ से एलर्जी होगी तो फ़ौरन अगर वो चीज़ उसकी बॉडी के अंदर चली गई, 2-3 सेकंड या 5 सेकंड उसको लगते हैं, फ़ौरन रिस्पांस आ जाता है और उस बंदे की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जो स्नेक बाइट्स वगैरह होती हैं या अगर सांप वगैरह काट ले तो उसमें क्या होता है कि बंदे की फ़ौरन तबीयत ख़राब हो जाती है, फ़ौरन वैसोडाइलेशन हो जाती है, रेडनेस और स्पॉट्स उसकी बॉडी पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो भी हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप 1 में आता है। अब हम इसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ते हैं कि यार टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली अपना रिएक्शन कैसे परफॉर्म करती है। मोड ऑफ एक्शन, जितनी भी हाइपर सेंसिटिविटीज़ की टाइप्स होती है ना, उनके हमेशा 2 फेजेस होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी हमें होती ही तब है जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर या एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर पहले से ज़्यादा मरतबा आ रहा हो, यानी दूसरी, तीसरी मरतबा या चौथी मरतबा आ रहा हो, स्पेसिफिकली सेकंड टाइम आ रहा हो। तो इसीलिए हम उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक फर्स्ट टाइम होता है, एक सेकंड टाइम होता है। फर्स्ट टाइम वाले को हम सेंसिटाइजेशन फेज भी कहते हैं और जो सेकंड टाइम अगर आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है जिसकी वजह से रिएक्शन आ रहा है तो उसको हम लेट फेज भी कहते हैं। कोई बंदा है उसको मछली वगैरह से या दूध वगैरह से या डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, तो उसकी बॉडी के अंदर पहली बार अगर डस्ट पार्टिकल्स इंटर हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, मैच सेल के ऊपर ना एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेंगे और दूसरी बारी अगर एंटीजन आएगा तो वो अपना रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट कर देगा। यानी स्पेसिफिकली अगर हम सेंसिटाइजेशन फेज़ की बात करें तो मिसाल के तौर पे ये एक एंटीजन है आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, ये पोलन ग्रेन भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल, परफ्यूम के पार्टिकल की कोई बैक्टीरिया का एंटीजन भी हो सकता है। तो ये जैसी बॉडी के अंदर इंटर होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, वो उसे लिम्फ नोड के पास लेके जाते हैं जो भी करीब होता है। लिम्फ नोड के अंदर नाइव टी सेल्स होते हैं, टी सेल रिसेप्टर और MHC क्लास 2 कम्प्लेक्स को CD4 CD8 से चेक किया जाता है। उसके बाद वो जो टी सेल्स होते हैं वो फ़ौरन TH2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो TH2 सेल्स होते हैं ये 4 किस्म के इंटरल्यूकिन रिलीज़ करते हैं, 3 किस्म के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो इंटरल्यूकिन 4 होता है। ये इंटरल्यूकिन 4 क्या करता है, ये जाता है B सेल्स के पास और B सेल्स को कहता है एंटीबॉडीज़ की शिफ्टिंग करें, जाता है B सेल्स के पास और B सेल्स एंटीबॉडी शिफ्टिंग करती हैं। B सेल्स नॉर्मली बनाती हैं IgM एंटीबॉडीज़, ये उनको कहता है कि आप बनाओ IgE एंटीबॉडीज़।
क्योंकि ई फॉर एलर्जिक रिएक्शंस, आप ई फॉर एलर्जिक रिएक्शंस याद कर सकते हैं, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करवाने हैं तो इसीलिए बी सेल्स आईजीएम की बजाय आईजीई एंटीबॉडीज़ बनवाना स्टार्ट कर देगी। इसे एंटीबॉडी शिफ्टिंग कहते हैं। अब जैसे ही वो आईजीई एंटीबॉडीज़ बनेंगी ना, वो ब्लड के अंदर घूम रही होंगी, तो ये जो आईजीई एंटीबॉडीज़ होंगी ये फ़ौरन जाके मैस सेल्स के साथ चिपक जाएंगी। उसके अलावा ये जो इंटरल्यूकिन 5 है, इंटरल्यूकिन 10 है, ये बेजोफिल सेल्स को भी एक्टिवेट करवा देते हैं, तो ये बेजोफिल्स के साथ भी जाके चिपक जाती है और उसके बाद ये वाला कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाता है। यानी ये मैस सेल है, बेजोफिल सेल भी हो सकता है, और इसके साथ ये आईजीई एंटीबॉडीज़ अटैच हुई हुई है। अब ये जो आईजीई एंटीबॉडीज़ है ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहेंगी। अब दूसरी बारी अगर वो एंटीजन आ जाए तब आपको एलर्जिक रिएक्शन होगा। अगर मिसाल के तौर पे दूसरी बारी एलर्जन आ जाता है, जिसको हम सेकंड फेज कहते हैं, उसमें क्या होगा कि वो जो एलर्जेंस होगा वो जो ये दो एंटीबॉडीज़ हैं इन दोनों के साथ इकट्ठे मैच कर जाएगा। इसको क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। यानी अगर ये एंटीजन 2 के साथ या 3 से या 4 से या 5 एंटीबॉडीज से डायरेक्टली एक ही टाइम में बाइंड करता है तो फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है मैस्ट सेल या एजिनोफिल या बेजोफिल सेल्स, और वो क्या करते हैं अपने ग्रेन्यूल्स को रिलीज़ कर देते हैं, जिनमें स्पेसिफिकली हिस्टामीन आता है, लिकोट्रीन्स आता है, ब्रेडिकाइनिन्स आता है, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं। ये 4 मेन इंपॉर्टेंट केमिकल्स है जिसको रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में इनका अस्थमा आता है, एटोपिक डिजीज़ आती हैं। एटोपिक डिजीज़ वो होती हैं जो जेनेटिक हों, जैसे मूंगफली से एलर्जी है, मछली से एलर्जी है, दूध से एलर्जी है, ऐसी एलर्जीज़ को हम एटोपिक डिजीज़ कहते हैं। या उसके अलावा आपको बीज ने काट लिया या स्नेक बाइट्स वगैरह हो गया तो आपको जो एलर्जिक रिएक्शंस आएंगे उसको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शंस कहेंगे। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बेसिकली ना आपकी जो सेल होती हैं, सेल्स के ऊपर कुछ एंटीजन्स मौजूद होते हैं जो एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर देते हैं और एलर्जिक रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ कभी कभी वो एंटीजन एंटोजीनियस भी होते हैं और एक्सोजीनियस भी होते हैं। मिसाल के तौर पे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक खास एंटीजन अटैच हुआ होता है, लेकिन अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराई है और किसी दूसरे बंदे का ब्लड आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो गया तो उसके ऊपर कोई सेपरेट एंटीजन होगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनवा देगी और ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस किस्म के जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं उनको हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं, होस्ट सेल्स को, जो इंतहाई डेंजरस बात होती है। मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मिसाल के तौर पे ये कोई भी सेल है, आप रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं या बॉडी का कोई सेल्स कह सकते हैं, उसके ऊपर ना ये एंटीजन्स मौजूद है। ये एंटीजन मैंने आपको अभी बताया कि ये फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन चैनल्स भी हो सकते हैं, या इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स हुआ तो इसके ऊपर जो एंटीजन होता है RH एंटीजन वो भी हो सकता है। अब क्या होता है कि ब्लड के अंदर ना IgM और IgG एंटीबॉडीज़ ना फ्रीली सर्कुलेट कर रही होती हैं। हमारे जो बी सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली इनको बना रहे होते हैं और फेंक रहे होते हैं ताकि ये उनको जाके मार सके एंटीजन्स वगैरह को। अब इनमें से अगर कोई भी IgM या IgE एंटीबॉडीज़ आके इन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाए और उनको पता लग जाए कि यार ये तो बाहर का एंटीजन है, ये तो हमारी बॉडी का एंटीजन नहीं है, या इनको मिस्टेक हो जाए अपनी बॉडी का एंटीजन हो भी लेकिन ये उसे फॉरेन एंटीजन समझ ले, ये फ़ौरन क्या करेंगे, ये 3 काम करना स्टार्ट कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि मिसाल के तौर पे न्यूट्रोफिल्स आए हैं, न्यूट्रोफिल्स आने के साथ इसके साथ बाइंड हो जाएंगे और इसको खा जाएंगे, इसको फैगोसाइटोसिस कर देंगे। इस प्रोसेस को हम ऑप्सिनाइजेशन भी कहते हैं। ऑप्सिनाइजेशन का क्या मतलब है कि ये आके इसके साथ बाइंड कर देती हैं, उसके बाद न्यूट्रोफिल आ जाते हैं और न्यूट्रोफिल इसको खा जाते हैं, ये ऑप्सिनाइजेशन कहलाता है। उसके अलावा क्या होता है, ये कंप्लीमेंट प्रोटीन को भी बुला लेते हैं। कंप्लीमेंट प्रोटीन 20 सेट्स ऑफ प्रोटीन्स है जो हमारा लिवर कंटिन्यूसली तैयार करता है और वो एक्टिवेट तब होती है जब इनको स्टिमुलस मिलता है। ये जो 20 प्रोटीन्स होती हैं ये इस तरह का गोल कलर का मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और उसके बाद ये जाके किसी भी सेल्स के अंदर सुराख कर देती हैं। जिस तरह हमें गोली लगती है, हमारा सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है, मर जाते हैं, इसी तरह ये जो 20 मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है ये जाके किसी के भी सेल के अंदर सुराख कर देती है और उसका सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है और वो सेल मर जाता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं एंड IgE या IgM एंटीबॉडीज जाके उनके साथ बाइंड करती हैं, ये एंटीबॉडीज़ को और बनवा देती है, न्यूट्रोफिल्स को बुलाती हैं और कंप्लीमेंट सिस्टम्स को बुलाती हैं। कंप्लीमेंट प्रोटीन्स मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाते हैं और इसको मार देते हैं, न्यूट्रोफिल्स इनको फैगोसाइटोस कर देते हैं और एंटीबॉडीज़ भी और ज़्यादा फैगोसाइटोसिस करवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस थे उसमें एंटीजन फ्री थे, यानी एंटीजन बाहर से आ रहे थे और एंटीबॉडीज़ पहले से इसके साथ अटैच हुई हुई थी। लेकिन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में एंटीजन अटैच होते हैं और एंटीबॉडीज़ फ्री होती है। और दूसरा टाइप 1 और टाइप 2 में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर IgM या IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं, जबकि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में हमारे पास IgE एंटीबॉडीज़ थी।
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आती है RH हेमोलिटिक रिएक्शंस, यानी आपको अगर किसी दूसरे बंदे का ऑपोजिट ब्लड ग्रुप लगा दिया है तो उसके बाद आपकी बॉडीज़ उस रेड ब्लड सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनवा लेंगी और कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, आपको पता है। दूसरा है ड्रग इंड्यूस रिएक्शन। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं तो उसके बाद उनको बॉडी से निकालना बाहर ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बॉडी से बाहर नहीं निकल सकती है, यानी फार्माकोकाइनेटिक्स उन ड्रग्स की इतनी अच्छी नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि वो ड्रग्स बार बार रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और अपना इफेक्ट शो करती रहती हैं। अगर उसमें से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर जाएं तो एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बनवाना स्टार्ट कर देती है और फैगोसाइटोसिस और जो प्रोटीन्स होती है कंप्लीमेंट प्रोटीन्स उनको एक्टिवेट करवा देती है और उनको बॉडी से बाहर निकलवाना स्टार्ट कर देती है और इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अपने जो सेल्स होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तीसरी है पेम्फिगस वल्गैरस। पेम्फिगस वल्गैरस हमारी स्किन की डिसऑर्डर्स है। उसमें ये होता है कि हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं जिन्हें लंगरहान सेल या डेंड्रिटिक सेल्स कहा जाता है, वो क्या करते हैं, वो अपनी एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड हो जाते हैं और जो एपिडर्मस होती है एपिडर्मस के अंदर ट्यूमर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी बड़ी डेंजरस डिसऑर्डर है। और लास्ट में है मिस्थीनिया ग्रेविस। इसमें ये होता है जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली ये उनके साथ बाइंड कर देती है और वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें एसिटाइलकोलिन आ जाता है या एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन आ जाता है उसको रिलीज़ नहीं कर पाते और आगे रिएक्शन नहीं हो पाता। तो ये थे हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जाम्पल्स। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। अगर हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें ना तो इसमें एंटीजन भी फ्री होते हैं और एंटीबॉडीज़ भी फ्री होती हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी मार भी देती है लेकिन उसके थोड़े थोड़े से एंटीजन बच जाते हैं और ब्लड के अंदर फ्रीली वाइब्रेट कर रहे होते हैं और मूव कर रहे होते हैं। तो अगर उसको कोई भी एंटीबॉडीज़ पकड़ ले तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, फ़ौरन उसको दोबारा बी सेल्स के पास लेके जाएंगी, बी सेल्स और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। 1 मिनट के अंदर ना 1 करोड़ से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती है। तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, ब्लड के अंदर घूम रही होंगी, दोबारा एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बनते रहेंगे। अब वो इतने ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस तो ब्लड के अंदर नहीं घूम सकते, तो फिर वो क्या करेंगे, अगर किडनी के पास फिल्टर होने जा रहे हैं तो ग्लोमेरुलर से फिल्टर होने के बाद किडनी की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे रहना स्टार्ट कर देंगे। साइनोवियल जॉइंट्स के पास गए हैं तो साइनोवियल जॉइंट्स की जो फ्री स्पेसेस है उनमें रहना स्टार्ट कर देंगे, थोरैसिक कैविटी के अंदर रहना स्टार्ट कर देंगे। यानी ये क्या करते हैं, कुछ टिश्यूज़ ढूंढते हैं, कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन्स ढूंढते हैं जहाँ पे ये आराम से रह सकते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद इन्फ्लेमेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल में इसके सबसे पहले आती है SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। अब इसमें ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कैंसर होता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी आप कोई एक्सरेज वगैरह हैं या कोई और हार्मफुल रेडिएशंस है, वो क्या करते हैं बॉडी के DNA को तोड़ देते हैं थोड़े छोटे पीसेज में। अब वो जैसे ही DNA टूटता है तो उसके DNA के जो छोटे पीसेज बनते हैं जिसे नॉर्मली एंटीजन कहा जाता है, वो ब्लड के अंदर फ्रीली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये क्या करती है, एंटीबॉडी जाके उनके साथ बाइंड कर देती है और उसके खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बनवाना स्टार्ट कर देती है और बॉडी का जो सारा इम्यून सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये इंतहाई डेंजरस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें बंदे की मौत यकीनी होती है। एंड दूसरी है जी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ये होता है कि आप कह सकते हैं ये किडनी डिसऑर्डर्स है जिसमें किडनी स्वेल कर जाती है और किडनी के अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरी आर्थराइटिस, आपको पता है घुटनों का इन्फेक्शन वगैरह को आर्थराइटिस कहते हैं। जो चौथी है जिसे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती, इसे सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। यानी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह एंटर जो हुए होते हैं वो क्या करेंगे, टी सेल्स के पास जाएंगे। अगर वो टी सेल्स के पास पहले से आई हुए तो टी सेल्स उसको पहले से सेंसिटाइज कर लेगा और उसके खिलाफ लार्ज क्वांटिटी में उससे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनवाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आपको पता है ना हमारे ब्लड के अंदर मेमोरी बी सेल्स भी घूम रहे होते हैं, वो मेमोरी बी सेल्स क्या करेंगे, उससे दोबारा टी सेल्स के पास लेके जाएंगे। टी सेल्स और टी सेल्स रिसेप्टर्स उसे चेक करेंगे और अगर चेक करने के बाद उसको पता लग जाए कि यार ये पंगे ले रहा है, बार बार पहले भी आया हुआ दोबारा फिर आ गया, तो वो अब उसके खिलाफ ना और स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ बनवाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि उसको पता होता है कि यार अगर मैंने और स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ ना बनवाई तो ये रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होते हैं उसे हम टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल में इसकी आती हैं ड्रग एलर्जीज, यानी किसी ड्रग से आपको एलर्जीज हो जाती है, वो ड्रग्स आपने पहले भी ली होती है, दोबारा लेते हैं तो उसके बाद एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। कॉर्नियल एलोग्राफ्ट रिजेक्शन, इसमें ये होता है कि कॉर्निया की ट्रांसप्लांटेशन होती है, वो रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर हो जाते हैं और वो बार बार आपको पंगे करते रहते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस स्किन की डिजीज़ है, इसमें स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, उसके बाद एंटीबॉडीज़ बन जाती है और वो एंटीबॉडीज़ आगे स्किन के नीचे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन के काफ़ी इशूज़ होते हैं। तो ये था हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।